एमडेकेटेंस। आज मैं बताने लगी हूँ आपको कुछ ऐसी जो है मिस्टेक्स जो आप लोग टेस्ट से अटैम्प्ट करने से पहले या टेस्ट की तैयारी के दौरान एमडेकेट में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स आपने लाजमी मेक श्योर करना है कि आप ये मिस्टेक्स नहीं दोहराना आपने, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपकी पूरी टेस्ट के रिजल्ट को ख़राब कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियमुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्यूचर डॉक्टर्स PreMed.PK वालों की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग पैकेज है जिसमें आपको 20,000 प्लस MCQs जो है वो मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अलॉन्ग विद द 70 प्लस ईयरली पास पेपर्स, जिसमें सारे जो है वो टॉपिक वाइज एंड चैप्टर्स वाइज अरेंज आप लोगों के लिए विद कीज एंड एक्सप्लेनेशन एंड विद सोल्यूशंस टू। यहाँ पर आपको सारे पास पेपर्स मिल जाएंगे, PMC, NUMS, NTA, UHS, ETA, FMDC, NUMS के एवरी पास पेपर यू गॉट है over here. So make sure to visit their website and just use the coupon code for an amazing discount. तो आज जो है वो मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने लगी हूँ ना, आपने लाजमी ये मिस्टेक्स दोहरानी नहीं है, और ये मिस्टेक्स जो हैं वो आपने कहीं पे लिख के रख देनी है ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करो, उनको अवॉइड करो करने से। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप जो है वो अपने एमडेकेट की तैयारी के दौरान कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आपने नहीं करनी है। सही है, सबसे पहली बात मैं आपसे करूँ तो क्या करते हैं बच्चे मोस्टली, जैसे पहले मैं फ़िज़िक्स की बात करती हूँ आपसे। सही है, तो फिज़िक्स में क्या करते हैं बच्चे कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉर्ट आउट करते हो, क्योंकि अभी आपका जो एमडेकेट है वो फिज़िकल टाइप एमडेकेट है। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर बेस्ड था तो उसमें कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स जो थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में वो कम थे। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन उनमें यूज़ नहीं हो रही थी। लेकिन जो आपका फिज़िकल एमडेकेट होता है उसमें जो कैलकुलेटिंग वाले प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स होते हैं वो जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, मतलब दिए जाते हैं, जिसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हो न्यूमेरिकल्स की और प्रॉब्लम्स की फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, अभी जैसे आप कर रहे होगे सॉर्ट आउट, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन के लिए, ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो ज़ाहिर बात है जब आप एमडेकेट में जाते हो, अपीयर होते हो, तो एमडेकेट में आपको कैलकुलेटर मतलब इस्तेमाल करना मना होता है। वहाँ पर आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती है। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत वहाँ पे मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी यहीं पर कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, आपको नहीं आती होगी, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आपका पूरा टाइम एक न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन पे ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पॉइंट्स वाले मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये आपको लाजमी इस वक्त आपको आनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जो जिसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ रहा होता है, स्पेशली जो पॉइंट वाली डिवीजन होती है ना और मल्टीप्लिकेशन, ये खासी जो है ना इंसान को कंफ्यूज करती है वहाँ पर। तो आप अभी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ पर मुश्किल नहीं होगी। तो पहली मिस्टेक आपने ये नहीं करनी कि जब भी आपने अभी न्यूमेरिकल कोई भी सॉर्ट आउट करना है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपने खुद पेपर बेस्ड करनी है। अभी से प्रैक्टिस करो, चाहे जितना टाइम कंज्यूम होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग आपका वहाँ पर टाइम सेव करेगी और आपकी अच्छी जो है वो रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूलाज याद करते हैं, इतने अजीब वगैरह फार्मूलाज होते हैं, स्पेशली वो वेक्टर्स वाला चैप्टर जो होता है उसके इतने अजीब वगैरह फार्मूलाज होते हैं, वो आप लोग बैठ के याद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज याद नहीं किए जाते, फार्मूलाज को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो फार्मूलाज याद करने से बेहतर है कि आप फार्मूलाज की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये फार्मूला मुझे कैसे मतलब अगर इस पर न्यूमेरिकल आए तो मुझे काम करना है इस पर। ठीक है, इसके बेस्ट मेथड ये होता है कि आपके जो एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं ना बुक में, बुक के पीछे भी और बुक के बीच में जो एग्जाम्पल्स, स्पेशली जो बुक के बीच में एग्जाम्पल सॉर्ट आउट किए हुए दिए गए होते हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, वो लाजमी आप सॉर्ट आउट करें, क्योंकि काफ़ी उसी से क्वेश्चंस आपको देते हैं। ठीक है, थोड़े से वैल्यूज़ चेंज करके उसी से क्वेश्चन उठा के देते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ जो वैल्यूज़ हैं ना आपके केमिस्ट्री या फिजिक्स में, कुछ कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज़ होते हैं, जैसे फॉर सपोज अगर कॉस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, साइन थीटा है, तो इनके वैल्यूज़ आप थोड़े थोड़े से याद कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होंगे और सेव भी होंगे। ऐसे ही अब अगर मैं जो है वो बात करूँ आपसे बायोलॉजी की, तो क्या होता है कि मोस्टली हम लोग जो है ना वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस आउट करते हैं और बायोलॉजी को हम एक पॉइंट टू पॉइंट याद करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे हम FSC की तैयारी कर रहे होते हैं तो वैसे आपको नहीं पढ़नी होती बायोलॉजी को आप जितना जो है ना वो कंसाइज करके MCQs के फॉर्म में पॉइंट्स में याद कर सकते हैं ना, उतना आप याद किया करें। नंबर सेकंड पॉइंट ये होती है कि बच्चे अक्सर जो है ना वो हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो जो फिगर्स वगैरह होती हैं बनी हुई, वो हम अक्सर जो है वो स्किप आउट कर देते हैं। इवन कभी कभी चार्ट
चार्ट्स वगैरह बने होते हैं कुछ चैप्टर्स में, तो वो भी हम बायोलॉजी में जो है वो स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपकी लाजमी होती हैं। कभी कभार कोई चार्ट उठा के वो दे देते हैं, कभी कभार कोई वो फिगर उठा के दे देते हैं। जैसे अगर आपका रेस्पिरेटरी का चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आपके फिगर्स दी गई हैं, जैसे डोम शेप आपका डायफ्राम बन जाता है या फ्लैटेंड होता है, तो ये फिगर्स अक्सर वो दे रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं नीचे से कि या क्या होगा, या ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा पार्ट है, ये किस चीज़ की फिगर है। तो ये फिगर्स आप लाजमी देखा करें, ठीक है। उसके बाद ये भी बात होती है कि जो साइंटिस्ट के नेम वगैरह होते हैं वो हम अक्सर स्किप कर देते हैं। हालांकि जो एंजाइम में ख़ास करके जो चैप्टर्स है उसमें काफ़ी साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं, या फिर ऐसे कहीं पे आपको साइंटिस्ट का नेम आता है तो वो आप याद कर लिया करें, वो भी कभी कभार दे देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपसे बात कर लूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बच्चे के नॉमेनक्लेचर पर आपने रट्टा नहीं लगाना होता। नॉमेनक्लेचर तभी आपको समझ आता है, स्ट्रक्चर्स वो सारे एज इट इज़ बुक के उठा के नहीं देते, तो रट्टा तो लगाना ही नहीं होता नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर में सारा आपको समझना पड़ता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर। जब आपको स्ट्रक्चर ही पता नहीं होंगे, इथेन का क्या होगा, मीथेन का, और रूल्स क्या है नॉमेनक्लेचर को फाइंड आउट करने के, उनके नेमिंग के, तो आप कभी भी क्वेश्चन पिकअप नहीं कर सकते जब तक आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स सही तरीके से पता नहीं होंगे और उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो ठीक है। और नॉमेनक्लेचर में बच्चे क्या कहते हैं कि जस्ट जो है ना वो स्ट्रक्चर्स की ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर दिए गए हैं CH2 वाले स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर जैसे क्लोज्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे रिंग के स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, क्लोज्ड फॉर्म में जो नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हम प्रैक्टिस नहीं करते, और मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ से भी उठाए जाते हैं। तो आपकी दोनों फॉर्म्स में जो है ना वो नॉमेनक्लेचर की अच्छी खासी प्रैक्टिस और रूल्स आपको पता होने चाहिए उसके नेमिंग के, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ उन मिस्टेक्स की जो आप लोग जो है वो टेस्ट अटैम्प्ट करने की ड्यूरिंग मिस्टेक्स करते हो। सबसे पहली बात तो जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं ना वो ये करते हैं पेन्स के हवाले से और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो देखो क्या होता है कि जब भी जो है ना वो आप लोग स्लिप वगैरह आए जो कि इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे, तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं ना वहीं बस लेके जाया करें, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट आपने लेके नहीं जाना होता, और आपने क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह नहीं होती, कहाँ पे रखेंगे आप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और ये भी चीज़ कि बस वहीं ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, सही है। दूसरी ये बात होती है कि आपकी जो पेन्स हैं, ठीक है, मोस्टली बच्चे पॉइंटर पेन लेकर आते हैं, ठीक है। अब पॉइंटर पेन होती यूज़ नहीं है, जो फिजिकल टेस्ट पहली दफ़ा दे रहे हैं ना, ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि पेन्स जो आप लेके जाते हैं ना टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए, वो आप बाल पॉइंट लेके जाते हैं, ठीक है, ब्लैक या ब्लू में। मोस्टली आप ब्लू लेके जाएं तो अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन बाल पॉइंट होनी चाहिए, और कलर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ठीक है, होनी बाल पॉइंट चाहिए, ठीक है। पॉइंटर नहीं आपने यूज़ करनी, नहीं लेके जानी है, ठीक है। अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात में याद रखें कि कुछ बच्चे क्या होते हैं पेंसिल वगैरह लेके जाते हैं रफ़र करने के लिए, ठीक है, तो वो भी ठीक है, लेके जा सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली पेन से ही कर लो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल साथ में लेके जाओगे ना उतना उसको रखने में प्रॉब्लम होती है, सही है। ये बात और कि देखो अगर आप जो है वो बॉल पॉइंट्स यूज़ होती हैं, क्योंकि जब आप एक शीट फिल कर रहे होते हैं ना तो उसके पीछे ही कार्बन कॉपी आपकी जुड़ी होती है, मतलब सेम एज इट इज़ शीट जुड़ी होती है, तो उस पर आप जब बॉल पॉइंट से अगर आप रियल शीट पे जो है कुछ भी मार्क करते हो ना, वो आपका पीछे कार्बन कॉपी पे छप जाती है उसकी प्रिंट्स ना, तो वो आपको प्रिंटेड वो जो कॉपी होती है जिस पे छप जाते हैं कार्बन कॉपी, वो आप अपने साथ लेके जाते हो एज ए प्रूफ के साथ। तो इसलिए आपने जो है वो बॉल पेन्स लेके जानी होती हैं, और ये बात कि एक नहीं लेके जाया करें, 2-3 पेन्स लेके जाया करें, क्योंकि बॉल पॉइंट्स अक्सर जो है ना वो क्या होता है कि वो कुछ ख़राब निकलती हैं, बीच में लिखना बंद कर देती हैं, तो 2-3 पेन्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे पहली दफ़ा फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं या दूसरी दफ़ा मतलब अपीयर हो रहे हैं या ऐसे, तो फिर भी आपको जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस क्या मतलब है कि देखो आप लोग पहली दफ़ा फिजिकल टेस्ट दे रहे हो, और फिजिकल टेस्ट में आपको बबल शीट अच्छे से फिल करनी आनी चाहिए, और कॉपी मतलब आप जो टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं वो उसका एक तरीका होता है जो आपको आना चाहिए, सही है। वो इंशाल्लाह मैं तरीका मैंने सारा का सारा आपको एक वीडियो है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रही हूँ, उसका मैंने सारा तरीका आपको ट्रिक्स और टिप्स के साथ समझा दिया कि बेस्ट वे और सही तरीका क्या होता है कोई भी फिजिकल MCQs टेस्ट अटैम्प्ट करने का, ठीक है, चाहे नम्स का हो चाहे MDCAT का हो, कोई भी टेस्ट हो, फिजिकल कोई टेस्ट है आपका MCQs वाला, वो आपने इसी लहजे में अटैम्प्ट करना है जो MDCAT अभी आप दे रहे हो, ठीक है। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, सही है, ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना दोहराओ, सही है, और उसी के अकॉर्डिंग करें जैसे मैंने उसमें बताया हुआ है, सही। दूसरी बात कि अब क्या करना है कि ऊपर सबसे पहले आपको जो शीट दी जाती है ना, ठीक है, उसमें ऊपर डिटेल्स पहले फिलअप करनी होती है, ठीक है। अब देखें जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे ये शो हो रही है, ये बबल शीट कहलाती है, ठीक है। अब मेन बात ये होती है कि अगर आपको चलो सारा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आपको बबल शीट आपको ने फिल नहीं की ना तो आपका टेस्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है। मोस्टली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। अब क्या होता है ऊपर ये कुछ जो है वो आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, ठीक है। मोस्टली आपका नाम,
या फिर आपका फादर्स नेम, CNSE नंबर, मोस्टली ये लिखा हुआ आता है कि जो आप डिटेल्स पहले फॉर्म में फिल करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मोस्टली 3 चीज़ें जो है वो लाजमी फिल आउट करनी होती हैं। कौन सी? आपका रोल नंबर, जो स्लिप पे लिखा हो तो स्लिप नंबर, रोल नंबर, ठीक है। और दूसरी मेन बात होती है बुक नंबर। अब क्या होता है कि जो आपको कॉपी दी जाती है ना, ठीक है, बुक जो दिया जाता है कॉपी MCQs की, ठीक है, उसमें आपने टेस्ट पेपर में ऊपर लिखा होता है बुक नंबर, वो आपने सही बुक नंबर अपने इस कार जो है वो बबल शीट पे लिखना होता है, ठीक है। उसी से आपकी जो है वो काउंट होती है बबल शीट, मतलब उसी से आपकी जो है वो काउंट होती है चीज़ें, ठीक है। दूसरा जो है वो बुक का कलर, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि ब्लू और जो ऐसे कलर आते हैं जो हमें समझ नहीं आते पर्टिकुलर, तो किसी इन्विजिलेटर से किसी से पूछ लेकर, और बबल जो है ना वो शीट पे वो बबल की फॉर्म में या फिर कॉलम दिए गए हैं उसके फॉर्म में वो फिल करना होता है वो कलर कि मेरे कॉपी का कौन सा कलर है, ठीक है। ये चीज़ें सबसे पहले आपने फिल आउट करनी होती है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, बबल शीट फिल कर लेते हैं, सारा पेपर हो जाता है, वो कहते हैं कि हम चलो बाद में जो है ना वो डिटेल्स फिल कर लेंगे। ऐसा आपने नहीं करना। क्या फ़ायदा, आपने सारा पेपर सही किया और सारी बबल शीट ऐसे ही फिल की, लेकिन अगर आपने अपनी मेजर डिटेल्स फिल आउट नहीं की हैं तो फिर वो काउंट ही नहीं होगा आपका पेपर, तो ठीक है। तो डिटेल्स आपने पहले फिल करने होते हैं। क्या होता है कि जब आप टेस्ट देने जाते हो ना, तो जब आप बैठते हो तो आपको शीट देते हैं पहले, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कॉपी भी टेस्ट कॉपी भी मिल जाती है, ठीक है। और वो जो कॉपी होती है, टेस्ट बुक होता है, वो सील होता है, मतलब उस पर सील लगा हुआ होता है, और वो आपको जब तक अनाउंस नहीं करते आपको सील नहीं खोलना होता, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती थी कि ना, मैंने क्या किया था, और ये आप लोगों को कुछ होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपने बुक का नंबर देखकर, कलर देख के पहले अपनी वो डिटेल्स जो है वो बबल शीट पे फिल कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जब देखते हो कि टेस्ट स्टार्ट होने में अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, सील खोलने को नहीं बोला, तो मैं साइड से जो है ना वो ऐसे ऊपर करके देख लेती थी कि अच्छा ये क्वेश्चन है, चलो उसका ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन है ना, मतलब साइड से मैसेज अलग ही करके देख लेती थी। लेकिन अगर आपको वो आ रहा है तो कर लिया करें, ऐसे भी थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो आपने पहले सबसे पहले अपनी डिटेल्स लाजमी फिल करनी है, ठीक है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि बाद में फिल करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप टेस्ट देने बैठो ना, तो आपने शीट क्या होता है कि जब जैसे जैसे आपने क्वेश्चन किया है वैसे वैसे आपने शीट में फिल करते चले जाना है, ठीक है। मतलब जो आपको क्वेश्चन कंफर्म है कि यही होगा, ठीक है, तो दो चीज़ें क्या करें, जो आपको आंसर आ रहा है ना कि हाँ इसका यही आंसर होगा, तो वो अपने उस फिजिकल कॉपी बुक पर को पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया, और बबल शीट पे अभी आप फिलअप करें, ठीक है। मतलब साथ साथ फिलअप करते जाने, जो क्वेश्चन कह रहे हो साथ में उसका आंसर बबल शीट पे फिल करते जाओ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, सारा पहले कॉपी पे जो है वो MCQ टिक करते चले जाते हैं, कहते हैं कि बबल शीट हम लास्ट में फिल करेंगे। लास्ट में फिर बबल शीट फिल जो करता है ना, फिर उनके ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं और आपका टेस्ट गलत हो जाता है, ठीक है। साथ साथ आपने फिल करते चले जाना है, ठीक है। क्या पता आपको बाद में शीट फिल करने का टाइम ही नहीं मिले, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने अपना टाइम का भी बड़ा ख्याल रखना होता है, ठीक है, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो, जो आपको 100% आ रहा है, वो आपने बबल शीट में साथ साथ फिल करते चले जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप बबल फिल करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि पहले आप देखो कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, उसका फॉर सपोज क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आ रहा है, ठीक है। अब ये लाजमी यही क्वेश्चन मुझे आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूंगी कि हाँ इसका कौन सा ऑप्शन है, A, B, C, कौन सा है, ठीक है। कंफर्म करके फिर मैं शीट में ढूंढूंगी कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है और उसका ऑप्शन नंबर C कहाँ है, ठीक है। फिर उसको लाजमी देखकर जो है मैं वो फिल आउट करूँगी, ठीक है। आपने ये चीज़ें लाजमी नोट डाउन करनी है। मैं तो दो दफ़ा देखती थी, अच्छा ये नंबर जो मुझे आ रहा है इसका ये C ऑप्शन करेक्ट मुझे लग रहा है, और बबल शीट में मैं देखती थी कि हाँ ये नंबर है और इसका ये ऑप्शन है, यही मैंने फिलअप करना है इसमें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा आपकी इसमें भी ऑप्शंस में भी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि बबल साथ साथ दिए गए होते हैं ना, तो यह चीज़ आपने लाजमी करनी है, ठीक है। नंबर तीसरी बात कि जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तो एक तरीका होता है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जब जो वीडियो मैंने आपको कमेंट की है वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो, ठीक है। तरीका ऐसे कुछ होता है कि जब आप टेस्ट खोलो तो सबसे पहले आप वो पोर्शन जो है वो सॉर्ट आउट करो जो आपका टाइम सेविंग भी हो, जो आपको आ भी रहा हो और जो आसान पोर्शन भी हो। अब कैसे आपने करना है कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है जो बायोलॉजी के पोर्शन से, ठीक है। आप भले केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश में 100% हो, लेकिन फिर भी आपने स्टार्ट जो टेस्ट है ना, सबसे पहले पोर्शन आपका बायोलॉजी का करना है। भले आपकी बायोलॉजी जो है ना वो कुछ MCQs नंबर 1 से नहीं, MCQs
नंबर जो है वो 30 से 40 से जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपने जो पोर्शन सॉर्ट आउट करना है वो बायोलॉजी का करना है, ठीक है। उसके ये सीक्वेंस याद रखें और इसी सीक्वेंस से आपने टेस्ट पेपर सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। पहले आपने बायोलॉजी का पोर्शन करना है, उसके बाद आपने इंग्लिश का पोर्शन करना है, उसके बाद आपने केमिस्ट्री का पोर्शन करना है और लास्ट में जो है वो आपने फिजिक्स का पोर्शन करना है, ठीक है। मतलब ये आसान आसान के हिसाब से आपने ये सीक्वेंस चलाती रहनी है, ठीक है। इस सीक्वेंस से अब क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपका टाइम भी सेव होगा, आप को जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो मुश्किल हैं, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आप आसान से जाके डिफ़िकल्ट मतलब आसान स्टेज से स्टार्ट करते हो ना, आसान एमसीक्यू से स्टार्ट करते हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ भाई मुझे कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट ही गलत जो है वो चीज़ से करो, स्टार्ट ही अगर आपने फॉर सपोज फिजिक्स से किया और फिजिक्स में तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं भी आ रहे होते, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट में ही कम हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस मेंटेन करना टिल द जो है वो लास्ट एमसीक्यूज तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि आपका माइंड कन्फ्यूज हो जाएगा जब आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, अगर फिजिक्स आया किसी न्यूमेरिकल को आप देख कर सर चकराने लग जाता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी बात याद करनी है कि आपने स्टार्टिंग बायोलॉजी से करनी है, फिर इंग्लिश से, फिर केमिस्ट्री, फिर आपने फिजिक्स को पोर्शन को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, सही। अब दूसरी बात कि अब आपने जैसे बायोलॉजी का पोर्शन उठाया है तो उसमें आपने कुछ क्वेश्चन स्किप करने हैं पहले ही, भले आपको आ रहे हो, ठीक है। कौन से? अब देखो कोई भी पोर्शन है, बायोलॉजी के पोर्शन की बात करूँ, बायोलॉजी का पोर्शन जैसे आपने सॉर्ट आउट किया, उसमें कोई बड़े बड़े जो है वो स्टेटमेंट वाले जो एमसीक्यूज़ हैं जिसमें आपको टाइम लगेगा, कोई फिगर वाला एमसीक्यूज़ है जिसमें आपको टाइम लगेगा, कोई ऐसा एमसीक्यूज़ है जिसमें आपको चार्ट्स मैचिंग के लिए दिए गए हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको ये जो है ना क्वेश्चंस हाल ही आपने स्किप करते चले जाने हैं, ठीक है। इन पे उनको मतलब पढ़ना ही नहीं है अभी, ठीक है, इनको हाल ही फिलहाल छोड़ते चले जाना है। ऐसे ही जो क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में है, इंग्लिश में जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ वाले, ठीक है, हाल ही आपने वो पैराग्राफ छोड़ देने क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेगा आपका। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स हैं, इक्वेशंस हैं, नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने हाल ही फिलहाल, या स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन है केमिस्ट्री में भी, तो वो आपने हाल ही फिलहाल स्किप करना है, उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। पहले वो क्वेश्चंस करने जो लाइन बाय लाइन जो आपको आ रहे हैं, ठीक है, जो लेस टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। फिर ऐसे ही फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल है, कोई इक्वेशन है, कोई स्टेटमेंट है, वो आपने छोड़ देनी है, हाल ही फिलहाल उसको टच नहीं करना, ठीक है। फिर से आपने जो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन को फिर उठा देना है, जैसे आपने एक लाइन वाले क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फिर आपने दोबारा से जो है वो बायोलॉजी से आपने सीक्वेंस स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब आपने ये बात कि जो क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो ना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन हैं या स्टेटमेंट और जो आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप इंसर्कल करते चले जाओ अपनी टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। अब इंसर्कल करते चले जाओ, सही। अभी इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप दोबारा टेस्ट खोलोगे ना, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए, मेरे पास टाइम और मुझे करने हैं, तो वो आपको टाइम मतलब आपको सेव करेंगे कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन सर्कल किया है, ये मेरा रहता है अभी, ठीक है, ये चीज़। और दूसरा ये कि जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हो, एक लाइन वाला है, दो लाइन वाला, ठीक है, वो आप पढ़ रहे हो, उसमें अब आपको लग रहा है कि दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो गए, इधर ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो उस वक्त आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करो, ठीक है, जब तक आप फाइनलाइज करो उस चीज़ को। अब आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बजाय जो आप उस एक एमसीक्यूज पे टाइम गवाओ, उसको आप इंसर्कल करो और जो दो ऑप्शन आपको कन्फर्म लग रहे हैं ना कि इधर ये होगा या ये होगा, उन दोनों ऑप्शंस को भी आप इंसर्कल करो कि मुझे ये लग रहे हैं, ठीक है। फिर हाल ही फिलहाल जो है वो क्वेश्चन स्किप करो, ठीक है। फिर बाद में जब आप आसान क्वेश्चन जो कंफर्मिटी के साथ आपको आ रहे हैं वो कर लोगे, तो फिर बाद में उन पे आना, ठीक है, बाद में उन पे टाइम लगाना, सही है, क्योंकि ऐसे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, सही। और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और आप जो है वो कॉन्फिडेंस भी लूज़ नहीं करोगे अपना थ्रू आउट द टेस्ट, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट है कि जब आप जो है ना वो अब आपने जो है वो क्वेश्चंस कर लिए, मतलब आसान आसान वाले, उसके बाद आपने वो क्वेश्चंस उठाने जो आपने छोड़े हुए हैं, जैसे स्टेटमेंट वाले हो गए, फिगर्स हो गई, चार्ट्स हो गए, ठीक है। और ऐसे ही केमिकल कुछ इक्वेशंस हो गई केमिस्ट्री में, या फिर इंग्लिश का पैराग्राफ वगैरह है, ठीक है। फिज़िक्स में अब आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स में भी अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। पहली ये बात कि जो भी न्यूमेरिकल्स अब केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं, जो आसान कैलकुलेशन के साथ हो जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले वहीं आपने सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स या इक्वेशंस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगी या फिर लंबी उनमें कैलकुलेशन लगेगी, ठीक है, या आपको उसका फॉर्मूला कंफर्म नहीं है, तो वो आपने हाल फिलहाल स्किप करना है, ठीक है। ये भी पहले वो न्यूमेरिकल्स करने हैं मतलब जो आपको कन्फर्मिटी के साथ, मतलब जो लेस कैलकुलेशन और लेस टाइम कंज्यूम करें, ठीक है। बबल शीट में जिसमें मैंने बताया कि साथ साथ फिल करनी है, जो क्वेश्चन आप स्किप करो तो लाजमी देखो कि हाँ ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और स्किप वाला जो मैंने बताया कि जो क्वेश्चन स्किप करना है वो आपने सर्कल अपने टेक्स्ट बुक पे लाजमी करना है ताकि आपको आसानी हो बाद में। बाद ये बात आती है आपकी
कि जो भी अब आपके हैं ना मतलब रफ वर्क जो आप करते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो आपको वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पेपर्स दिए जाते हैं, वाइट पेपर, जहाँ पर आपने रफ वर्क के लिए कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। पर अक्सर ऐसा होता है कि फॉर सपोज अगर हमने 3 न्यूमेरिकल्स हैं, 3 न्यूमेरिकल्स हमने साथ में क्वेश्चन की कर ली, तो अब एक पेपर पर मैं 3 न्यूमेरिकल के साथ क्वेश्चन कर लूँगी तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी कि मैंने किस MCQs की कैलकुलेशन कौन सी की हुई है, ठीक है। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आया, कि जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हो ना उसकी कैलकुलेशन उसी टेक्स्ट बुक पे साइड में करो, भले आपको रफ वर्क के लिए पेपर्स मिले हुए हैं तो, ठीक है। ऐसे आपको याद रहता है कि मैंने इस न्यूमेरिकल की ये वाली कैलकुलेशन की हुई थी, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। क्योंकि 2 पेपर्स कितनी कैलकुलेशन के लिए पूरे आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि आप अच्छे से नीट वर्क करें जो है वो अब टेस्ट कॉपी पे भी, ऐसा नहीं हो कि आपने सारे जो है वो टेक्स्ट बुक को ख़राब कर दिया हो पेन से और फिर आपको MCQs भी सही नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। पहले आपने रफ वर्क जो है वो सिंपल जो पेपर्स मिलते हैं उन्हीं पे करना है, लेकिन कोशिश करो कि उसके ऊपर नंबर लगाओ कि हाँ मैंने इस MCQs का जो है वो फला MCQs नंबर का मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि मैंने किस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी बबल शीट फिल करने का तरीका, ठीक है। जो वीडियो मैंने आपको कमेंट किया मैंने उसमें सारा तरीका समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ मिथ्स होते हैं जो आपको पता होना लाजमी है, जो वहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं। क्या होता है, कहते हैं कि बबल शीट फिलिंग करने का तरीका ऐसा होता है कि अगर आपका ये जो सर्कल है ना, इससे थोड़ा भी पॉइंट भी अगर आपकी बाहर निकल गई तो आपका MCQs गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो बबल शीट फिल करने का सही तरीका होता है ना, मतलब जो होता है वो आपको पीछे लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो मैंने उस वीडियो में समझाया भी हुआ है। उसके अलावा आपको कोई भी मतलब अगर आप थोड़ा ऐसे पॉइंट बाहर निकल जाती है थोड़ा, तो उसमें आपका MCQs गलत नहीं होता। हाँ, गलत आपका तब होता है जब आप एक ही MCQs के 2 ऑप्शन फिल करो या फिर एक ऑप्शन फिल करो लेकिन पूरा मतलब बबल फिल नहीं करो सही से, थोड़ा थोड़ा हाफ करो या फिर टिक लगा लो, तो ये तरीका गलत होता है, ठीक है। मतलब आपने सारा जो है वो बबल सही से फिल करना होता है। फिर हाँ, एक थोड़ी थोड़ी चीज़ें सर्कल से अगर थोड़ी पॉइंट भी बाहर निकल जाती है तो खैर है, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी होती है कि आप सही से बबल अच्छे से नीटली फिल अप करो, ठीक है। उसके बाद ये बात होती है रिव्यू की, कि आपने जब टेस्ट पेपर कर लिया तो क्या करो कि जो भी आपकी टेस्ट शीट है, जो आपने बबल शीट फिल किया, उसमें देखो कि कोई ऐसा MCQs तो नहीं है जिसका मैंने अभी बबल फिल नहीं किया। इससे भी आपको पता चलेगा कि कोई MCQs आपने स्किप तो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो रिव्यू आप लाजमी किया करो, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मोस्टली हमसे बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट होती हैं। बाकी जो मैंने आपको बबल शीट के हवाले से बताया, तो एक मैं बहुत अच्छा आपको मशवरा दूंगी जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा, वो ये कि आप क्या करो कि बबल शीट है ना, ठीक है, वो आप जो है वो कहीं से डाउनलोड करके नेट से वो उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करा दो, प्रिंट करके फ़ोटो कॉपीज़ करवा लो, ठीक है। और फिर क्या करो कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस करो घर में, ताकि आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। क्या करो आप कि कोई भी आप टेस्ट उठाओ, ठीक है, कोई भी पास्ट पेपर उठाओ किसी भी ईयर का, ठीक है, उस पर फिर टाइम सेट करो अपने घर में, ठीक है, कि इतने टाइम जितना मुझे रियल टेस्ट में टाइम मिल रहा है, जितना मुझे रियल टेस्ट में क्वेश्चन MCQs मिल रहे हैं, मतलब अगर 1 मिनट मिल रहा है मुझे एक MCQs के लिए, तो उतना टाइम आप सेट करके उतने क्वेश्चन के लिए बैठो, बबल शीट साथ में रखो, 2 रफ पेपर के लिए वर्क लगो। मतलब ऐसा समझो कि वैसे ही आप टेस्ट देने जा रहे हैं, टेस्ट में अपीयर हो जैसे आपने रियल एप्लीकेशन पे होना है, ठीक है। अब वैसे ही MCQs करते, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई हैं, जो तरीका बताया, उसी तरीके के साथ जो है वो मतलब टेस्ट वो सॉर्ट आउट करो घर में बैठ के, ठीक है। तो ऐसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मतलब बबल शीट्स के भी फिलअप करते रहो, MCQs भी सॉर्ट आउट करते रहो, वैसे कैलकुलेशन भी करो, विदाउट कैलकुलेटर आप सॉर्ट आउट करके न्यूमेरिकल्स भी सॉर्ट आउट करो पास पेपर के जो उठाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे आप रियल टेस्ट वहाँ पे दोगे, ठीक है। और बीच में टाइम भी वहीं रखना है आपने कि इतने ही टाइम में मुझे इतने MCQ सॉल्व करने हैं, वैसे ही टेस्ट पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, वैसे ही मैंने बबल शीट फिल करनी है, उसी तरीके के साथ करना है। तो ऐसे आप रोज़ाना की बेसिस पर अगर आप एक टेस्ट भी सॉर्ट आउट कर रहे हो ना रोज़ाना के बेसिस पे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैंने इन लास्ट डेज़ ऑफ MDCAT में जो मुझे 10 या 12 दिन मिले थे या 15 दिन मिले थे, इन लास्ट डेज़ ऑफ MDCAT में मैंने यही चीज़ की हुई थी। मैंने बबल शीट जो है वो डाउनलोड की, मतलब फ़ोटो कॉपी कराई हुई थी, और मैं वैसे ही कोई भी टेस्ट उठाती थी रैंडमली, 2000 जो है वो 10 का, 12 का, 15 का, ठीक है। फिर मैं वैसे ही टाइमर लगा के सॉर्ट आउट करती थी, बबल शीट साल फिल करती थी। और मैं कैलकुलेशन, मैंने कभी भी कैलकुलेशन में कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया अपने एंट्री के टाइम, पूरे एंट्री के जितना भी मैंने तैयारी की, साल 2 साल, मैंने इन 2 सालों में कैलकुलेटर कभी यूज़
यूज़ नहीं किया। मैंने हमेशा कैलकुलेशन के लिए जो है ना वो पेपर पे की, ताकि मुझे अच्छी सी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो अभी भी टाइम नहीं किया, अभी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से आप हर चीज़ सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ये काम आएंगी, ठीक है। अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ जाके मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि फ़िज़िकल टेस्ट का ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना, प्रैक्टिस होना उसके लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, ताकि वहाँ जाके आपको ये तरीका, ये जो पैटर्न है वो कंफ्यूज आउट नहीं करे, ठीक है। दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात, अच्छा एक और बच्चे मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन के लिए, कुछ आपकी टिप्स होती हैं, नेट पे कोई वीडियोस होते हैं जिससे आप कुछ टिप्स सीख लो कैलकुलेशन के लिए, जैसे पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आपको लाजमी आनी चाहिए थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको वहाँ कैलकुलेशन करने में आसानी हो। लास्ट जो बच्चे जो है ना वो मोस्टली गलती करते हैं वो ये होती है कि आप जब टेस्ट ख़त्म करते हो ना, तो आपकी जो टेस्ट पेपर के साथ मतलब जो बबल शीट होती है वो तो आपने सबमिट करानी होती है, जो टेस्ट बुक होता है वो कभी कभार मिलता है, कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो जो आपकी शीट होती है ना, बबल शीट, उसके साथ ही जो कार्बन कापी अटैच्ड होती है वो आपने अपने साथ घर लेकर आनी होती है। मोस्टली क्या करते हैं बच्चे कि वो आपने खुद सेपरेट करनी होती है, तो वो कभी कभार आपकी बबल शीट फट भी जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि जो आपके वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं, आप उनको बोलें कि वो आपको सही से सेपरेट करके दें, ताकि वो आपकी फटेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों की मेन जो आंसर शीट है वो फट गई थी, वो कार्बन कॉपी वहाँ से निकालने के चक्कर में, ठीक है। और कार्बन कॉपी लाजमी आपने अपने साथ लेकर आनी होती है, बच्चे वहाँ पे कुछ छोड़ के आ जाते हैं। कार्बन कॉपी बहुत ज़्यादा लाजमी होती है, बाद में आपके पास ये प्रूफ होता है कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हुए थे आपकी की के हिसाब से, तो ये आपके पास प्रूफ है।